सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुका द्वारा मतदाता सूची यानी एसआईआर को लेकर प्रेस वार्ता की जा रही है। उनके पास उपलब्ध रहेगी, क्योंकि जब लोग नए अपना फॉर्म भर रहे हैं उनको भी मैपिंग करनी है, तो वो उससे मैपिंग भी देख सकते हैं 2003 की। चौथा जो नया निर्देश अभी दिया है वो ये है कि उस बूथ के वो वोटर्स जिनकी नो मैपिंग है उसकी लिस्ट भी रहेगी, वो वोटर्स जिनकी मैपिंग में कोई विसंगति है उसकी भी लिस्ट रहेगी। क्योंकि लोगों को ये कहना था कि हमें अभी तो नोटिस नहीं आया, लेकिन आशंका बनी हुई है कि हमारा नोटिस तो नहीं आ जाएगा। सो उसके लिए भी हमने ये उपाय किया है कि अब जाके कोई भी मतदाता देखे कि अगर उसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में है, नो मैपिंग में नहीं है, तार्किक विसंगति वाले में नहीं है, इसका मतलब उसका फाइनल है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो और प्रतिदिन 10 से 12 बीएलओ हर पोलिंग स्टेशन पे उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा ऑनलाइन तो ये हमारे सारे सिस्टम co.uttarpradesh.nic.in पे भी अवेलेबल है, और voters.eci.gov.in जो भारत निर्वाचन आयोग का वेबसाइट है उस पर भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इसमें हमने जो सुनवाई के लिए अभी हमारे जब ये प्रारंभ हुआ था एसआईआर, तो 2042 एईआरओ थे, 403 विधानसभाएं हैं। हर विधानसभा का एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी। उसकी सहायता के लिए लगभग 4-5 एईआरओस थे। तो जब प्रारंभ हुआ तो 2042 थे उत्तर प्रदेश में एसआईआर के प्रारंभ होने पे। लेकिन जब ये बड़ी संख्या में नोटिस जाने की बात आई तो हमने अतिरिक्त अधिकारी अपॉइंट किए 6,948, और कुल मिला के 8,990 हमारे एईआरओज हैं, 403 हमारे ईआरओज हैं। ये लोग सुनवाई कर रहे हैं, और इस सुनवाई को और अधिक गति प्रदान करने के लिए अभी हम और अधिकारियों की भी नियुक्ति एज एडिशनल ईआरओ कर रहे हैं, ताकि एक स्थान पे ज़्यादा लोगों को बुलाने की आवश्यकता ना पड़े और तेज़ी से ये काम पूरा हो सके। और पिछले कई दिनों से मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात आ रही है कि बड़ी संख्या में फॉर्म 7 आ रहे हैं। तो उसके बारे में हमने अभी कुछ दिन पहले ही मीडिया को भी स्पष्ट किया था कि इस फॉर्म 7 के क्या प्रावधान है, कौन दे सकता है, और हमारे सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को पुनः इस संबंध में मैनुअल ऑफ इलेक्टोरल रोल्स में क्या प्रावधान है उसके बारे में सबको संज्ञान में लाके उसको अवेयर किया कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और फॉर्म 7 में नियम ये है कि किसी भी व्यक्ति के नाम को वोटर लिस्ट में है उसमें काटना है, उसमें आपत्ति करनी है, तो फॉर्म 7 भरा जाता है। दूसरा कंडीशन फॉर्म 7 तब भरा जाता है जब कोई व्यक्ति ने अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 दिया, अभी उसका नाम नहीं आया है, उसने केवल क्लेम किया, उस क्लेम को कोई अपोज कर रहा है तो वो भी फॉर्म 7 भर सकता है। इन दोनों कंडीशन में फॉर्म 7 भरा जा सकता है। फॉर्म 7 जिस विधानसभा में कोई वोटर रजिस्टर्ड है, अगर उसके नाम के विरुद्ध आपत्ति है तो उसी विधानसभा में कोई रजिस्टर्ड इलेक्टर ही फॉर्म 7 भर सकता है। फॉर्म 7 भरने में पहला कंडीशन है कि उस व्यक्ति को, जो ऑब्जेक्टर है, जो फॉर्म 7 भर रहा है, अपना नाम लिखना है, अपना वोटर आईडी कार्ड की संख्या भरनी है जिससे कंफर्म हो सके कि वो उस विधानसभा का वोटर है। फिर जिस व्यक्ति के विरुद्ध आपत्ति उसका नाम लिखना है, और किस वजह से वो नाम काटने की आपत्ति कर रहे हैं। क्या वो व्यक्ति 18 वर्ष से कम की आयु का है, क्या वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, या उसका नाम ऑलरेडी किसी और मतदाता सूची में है, इस तरह के, या वो वहाँ से शिफ्ट करके कहीं और चला गया, तो वो कारण भी टिक करना पड़ता है, और अंत में उसको हस्ताक्षर करके साइन करने पड़ते हैं। नियम ये है कि बल्क में ये स्वीकार नहीं होते, ये चाहे डाक से भेजे कोई या कोई व्यक्ति इकट्ठा दे, तो बल्क में स्वीकार करने की व्यवस्था नहीं है, और सभी अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया गया है पुनः। और इसके अलावा जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, राजनीतिक दलों के हर बूथ पे बूथ लेवल एजेंट्स हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, आज की तारीख में ये संख्या है 5,62,9
79,905, लगभग 5,80,000 के आसपास। सो इनको भी अधिकार है कि ये एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म कलेक्ट करके ऑब्जेक्टर से दे सकते हैं, लेकिन देने के साथ इनको एक अंडरटेकिंग भी देनी है कि इनके हिसाब से जो फॉर्म दिए गए हैं सही है और ये जिस वजह से दिए गए हैं सही है। तो ऐसे हमने जो डेली बुलेटिन है उसमें रोज हम संख्या दे रहे हैं। तो कल का जो डेली बुलेटिन है 5 फरवरी का, इसके अनुसार फॉर्म 6 नया नाम जोड़ने के लिए सारे बूथ लेवल एजेंट्स ने मिला के 6 जनवरी से 4 फरवरी तक 37,789 फॉर्म 6 जमा किए हैं अपनी अंडरटेकिंग के साथ। किसी व्यक्ति का नाम काटने के लिए कुल मिला के 1567 ही नामों काटने का बूथ लेवल एजेंट्स के माध्यम से कल तक आया है। और जो वोटर्स ने सीधा दिया, जिसमें बूथ लेवल एजेंट ने कोई अपनी अंडरटेकिंग नहीं दी, ऐसे मैंने जैसे पहले बताया 82,684 फॉर्म 7 आए हैं। फॉर्म 7 जब आता है तो इसकी एक प्रक्रिया है कि ऐसा नहीं कि कोई भी किसी का नाम चुपके से कोई फॉर्म 7 भर दे और कट जाए। तो लखनऊ में एसआईआर को लेकर आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सुन रहे थे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब सीधे आपको ले चलते हैं हरिद्वार, जहां गुरुदेव समाधि मंदिर में मूर्ति स्थापना समारोह चल रहा है। राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। गवाह है कि जिन राष्ट्रों ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को कमजोर होने दिया है, वे चाहे कितने ही बड़ी सैन्य शक्ति संपन्न क्यों न रहे हों, अंततः उनका विघटन होकर रहा है। दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें बचा नहीं पाई है। देवियों व सज्जनों, हमारी भारतीय संस्कृति या कोई संग्रहालय में रखी हुई या कोई प्राचीन वस्तु नहीं है। यह एक सजीव, विकासशील और एक यह समावेशी शक्ति है। यह वह दर्शन है जो वसुधैव कुटुंबकम कहलाता है। यह वह जीवन पद्धति है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य भी हम करना हमें सिखाती है। यह वह ज्ञान परंपरा है जिसने शून्य दिया। यह वह ज्ञान परंपरा है जिसने आयुर्वेद दिया। यह वह ज्ञान परंपरा है जिसने योग दिया। और यह वह ज्ञान परंपरा है जिसने विश्व को जीवन जीने की कला भी सिखाई है। लेकिन देवियों व सज्जनों, आज यह संस्कृति हमारा रक्षा कवच एक अदृश्य युद्ध के मैदान में है। आज इस पर कई प्रकार के हमले हो रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी अपने स्थानीय त्योहारों, भाषाओं और कलाओं से दूर होती जा रही है। एक ग्लोबल कल्चर की चकाचौंध हमारी सांस्कृतिक विविधता को लगातार धुंधली कर रही है। हमारे गौरवशाली इतिहास, हमारे महान विभूतियों को जानबूझकर विकृत किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। हमें अपने नायकों से विमुख करने का एक सुनियोजित प्रयास मैं मानता हूं दशकों से चला आ रहा है। ऐसे में हमारे लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर आगे बढ़ना यह अनिवार्यता है और यह समय की एक मांग भी है। इसके लिए समाज में आप सभी संतों से योग्य मैं समझता हूं कि हमें और कोई नहीं मिलेगा। आप सभी भारत के सांस्कृतिक योद्धा हैं। देवियों सज्जनों, आप सभी संत और आचार्य इस पुनर्जागरण के मैं मानता हूं केंद्र हैं। आप सदियों से इस देश की सांस्कृतिक धारा के संरक्षक रहे हैं और आज जब भौतिकता का अंधकार फैल रहा है तब आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक और बढ़ जाती है। आज जरूरत है हमारे संत राष्ट्र की युवा शक्ति से अपना संवाद और अधिक बढ़ाएं। आज जरूरत है हमारे संत आधुनिक माध्यमों का भी उपयोग करके सनातन ज्ञान को सरल और प्रासंगिक रूप से जन सामान्य के बीच वह प्रस्तुत करें। मैं मानता हूं कि आज की जरूरत है कि हमारे संत सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के वह प्रबल प्रचारक बने। और मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है, बड़ी संख्या में ऐसे हमारे संत समाज के लोग इस दायित्व का भारत में निर्वहन कर रहे हैं। हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत देवियों व सज्जनों
उसकी एकता में है। और इस सिद्धांत को आपसे बेहतर मैं समझता हूं कोई और नहीं समझ सकता है। अब हमें राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर भी देखना होगा। और भारत की विशेषता यही रही है, यहां राष्ट्र की कल्पना तलवार या सत्ता से नहीं बनी है। यहां राष्ट्र की कल्पना तलवार या सत्ता से नहीं बनी है। यहां राष्ट्र ऋषियों की कुटिया से निकला है, आश्रमों से निकला है, गुरु और शिष्य के संवाद से यहां राष्ट्र निकला है। तो हरिद्वार से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। अब रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशविला रोड स्थित सेंट एंगल्स स्कूल में प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण में भाग लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह कार्यक्रम अब केवल स्कूली परीक्षा पर चर्चा नहीं रहा, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि परीक्षा जीवन का एक पड़ाव है, लेकिन संपूर्ण जीवन नहीं। मुख्यमंत्री ने अपने स्कूली जीवन के अनुभव को शेयर करते हुए कहा कि स्कूल का समय अमूल्य है, इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल और अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने छात्रों को परीक्षा को एक योद्धा की तरह आत्मविश्वास, धैर्य और शांति के साथ देने की प्रेरणा दी। अब रुक कर लेते अगली खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा अंकिता भंडारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने हमारे संवाददाता हितेश त्यागी से बातचीत में कहा कि कांग्रेस षड्यंत्र की राजनीति कर रही है और अब पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत राजनीतिक हाशिए पर है, इसलिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। चौहान ने आगे ये भी दावा किया कि बीजेपी सरकार जन जन के लिए काम कर रही है, बहुउद्देशीय शिविरों से लोगों की समस्याएं हल हो रही हैं और 2027 में जनता फिर बीजेपी को आशीर्वाद देगी। और क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रहा, चलिए सुनाते हैं। इन दिनों जो सियासत का जो पारा है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि 2027 नज़दीक आने वाला है। कांग्रेस के लिए भी और भाजपा के लिए भी अब माहौल दिलचस्प होता जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। लगातार कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है, तो वहीं भाजपा भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। हमारे साथ इसी क्रम में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान। चौहान साहब, किस तरीके से देखते हैं, कल कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो सर्वदलीय बैठक थी जिसमें तमाम ऐसे मामले थे। उन्होंने उसमें सीबीआई का मामला भी उठाया, अंकिता भंडारी का मामला उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में ये सब कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। भाजपा का क्या स्टैंड है? पहली बात तो जो सर्वदलीय बैठक की गई है वो सभी दल और कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और जिस तरह से आदरणीय हरीश रावत जी पार्टी से दरकिनार कर दिए गए हैं, तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई समय लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में उनके अनुसार कांग्रेस पार्टी चल नहीं रही है या उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए वो अपना ठिया कहीं और ढूंढ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सर्वदलीय बैठक जिस तरह से वो इसको कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना ठिया मुझे लगता है ढूंढ लिया है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी हो चाहे पूरे प्रदेश के अंदर अन्य जितने भी दल हैं, ये पूर्ण रूप से मुद्दा विहीन हो गए हैं। उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य का चौमुखी विकास हो रहा है। राज्य ने हर क्षेत्र में विकास के नए आयामों को छुआ है और आज उत्तराखंड राज्य देश के अग्रणी राज्यों में उनकी उत्तराखंड राज्य की गिनती हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस कारण कांग्रेस के लोग और संपूर्ण विपक्ष बौखलाहट में है और 2027 का चुनाव समीप होने के कारण कांग्रेस पार्टी के लोग छटपटा रहे हैं और विपक्षी दल छटपटा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 2022 में एक प्रचंड बहुमत उत्तराखंड की जनता ने, उत्तराखंड राज्य ने भारतीय जनता पार्टी को दी है, उसी प्रकार से हैट्रिक 2027 में भी भाजपा की लगने वाली है और प्रचंड बहुमत 2022 के मुकाबले हम और अधिक सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। इसलिए इस कारण वो बौखलाहट में इस तरह के प्रपंच वो रच रहे हैं और मुन को
कांग्रेस पार्टी को और न ही अन्य विपक्षी दलों को। जो हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता बेटी है, जिसके लिए जनभावनाओं के अनुरूप और अंकिता के माँ पिता के इच्छानुसार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है। उससे पूर्व उन अंकिता के हत्यारों को जेल में डालने का काम और उनके उम्र कैद की सज़ा दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है, लेकिन जनभावनाओं के अनुरूप उसके बावजूद भी कोई किसी प्रकार की शंका न रहे किसी के मन में, इसलिए सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है और दूध का दूध पानी का पानी जल्द सामने होगा। और लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके बावजूद भी इस तरह के बयानबाजी कर रही है, इस तरह के जनता को गुमराहित करने का काम कर रही है। उन्हें थोड़ा सब्र करने के बजाय उल्टा वो प्रदेश का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक षड्यंत्र है और उत्तराखंड की जनता उनको बहुत अच्छी तरह से देख रही है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है अंकिता बंटा की प्रकरण पर। मनवीर सिंह चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी खुद षड्यंत्र की राजनीति कर रही है, कांग्रेस खुद नहीं समझ पा रही है कि करना क्या है। तो वहीं उन्होंने सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनवाया है, उनको बताया है कि आने वाले 2027 का जो चुनाव होगा वो भाजपा के लिए होगा और भाजपा के बाद फिर सरकार में आने वाली है। ऐसा भाजपा के जो प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं मनवीर चौहान, इनका कहना है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ तेज त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।